इको की बात करते हैं, जो कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पर बेस्ड है, ठीक ना। तो जरा समझिए इको होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी एक एम्प्टी हॉल में खड़े हैं, या फिर आप जो है हिल साइड के किनारे खड़े हैं, या जंगल के किसी कोने में खड़े हैं, या एज पे खड़े हैं। वहां पर जब आप बोलिएगा, ठीक ना, तो दो तरह का साउंड आपको सुनाई देता है। एक आपका खुद का ओरिजिनल साउंड होता है, और एक साउंड जो होता है वो आपके ओरिजिनल साउंड के सीज होने के बाद सुनाई देता है। तो जो सेकंड वाला साउंड होता है उसे हम लोग बोलते हैं इको। तो देखिए वही है आपका इको क्या है। द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्स्टेकल सच एज अ क्लिफ, a hillside, wall of a building, at edge of a forest, etc. after the original sound has ceased is called an echo। मतलब सिंपल सा है, वह साउंड जो आपको डिस्टेंट ऑब्स्टेकल जैसे कि क्लिफ, हिल साइड, आपके बिल्डिंग हो गया, एज हो गया, ठीक ना, फॉरेस्ट का, तो वहां से टकराने के बाद आपको क्या होगा, उसमें ओरिजिनल साउंड आपको पूरी तरह से बंद हो जाएगा, सीज हो जाएगा। उसके बाद जो साउंड सुनाई देगा उस साउंड का नाम है इको। यानी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नोट में लिखा है, द रिफ्लेक्टेड साउंड इफ हर्ड अलोंग विद ओरिजिनल साउंड इज नॉट कॉल्ड एन इको। मतलब आपका जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर के ओरिजिनल साउंड के साथ आ रहा है वो इको नहीं है। आपका इको किसे बोलेंगे, जिसमें ओरिजिनल साउंड आपको सीज हो जाए और उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आता है उसका नाम है इको। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशन फॉर हियरिंग एन इको। यानी एक इको को सही से सुनने के लिए क्या क्या कंडीशन है। ऐसे 3 कंडीशंस होते हैं। तो अभी मैं आपको फर्स्ट कंडीशन ही डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर एंड द रिफ्लेक्टर इन एयर मस्ट बी 17 मीटर। यानी कि आपका सोर्स ऑफ साउंड, यानी जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है वो, और आपका रिफ्लेक्टर जहां से साउंड टकरा के आएगा, है ना। तो यानी ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर, आप बोल रहे हो तो आप ही ऑब्जर्व करोगे ना, और रिफ्लेक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे वॉल, हिल साइड, कुछ भी। तो उसके बीच का डिस्टेंस, रिफ्लेक्टर और ऑब्जर्वर के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 70 मीटर होना चाहिए। ये 70 मीटर कैसे आता है वो मैं बताऊंगा आपको कुछ देर के बाद। उसके बाद, टू हियर एन इको इट मस्ट रीच द ईयर एट लीस्ट 0.1 सेकेंड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड। यानी कि एक इको को सही से सुनने के लिए आपके कान में कम से कम 0.1 सेकंड के ओरिजिनल साउंड के बाद ही आना चाहिए। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि आपके कान में कोई भी साउंड वेव 0.1 सेकंड तक परसिस्ट करता है, ठीक ना। तो 0.1 सेकंड, कम से कम 0.1 सेकंड का टाइम लगता है आपको इको सुनने के लिए, ठीक ना। तो 0.1 सेकंड के बाद आपका ओरिजिनल साउंड जो है, ओरिजिनल साउंड के 0.1 सेकंड के बाद आपको जो है आपके कान में जो साउंड पहुंचेगा उस साउंड का नाम है इको। यानी दो चीजें हो गए, एक डिस्टेंस होना चाहिए 70 मीटर, और 0.1 सेकंड। फिर से समझिए मैंने क्या बोला, 0.1 सेकंड है क्या, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने बोला कि एक इको को सुनना है ना, तो आपके ओरिजिनल साउंड के कम से कम 0.1 सेकंड के बाद जो है वो आपको कान तक पहुंचेगा, वो रिफ्लेक्टेड साउंड, उसका नाम है इको, ठीक ना। ओके, यानी 0.1 सेकंड से ज्यादा हो सकता है। 0.1 सेकंड ही क्यों डाला, क्योंकि हमारे कान में जो साउंड वेव जो परसिस्ट करता है वो कम से कम 0.1 सेकंड तक रहता है। तो उस 0.1 सेकंड के बाद आपको इको सुनाई देगा, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद 2d इक्वल टू v इंटू टी है, जहाँ पे 2d आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को मैं आपको न्यूमेरिकल्स में भी समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सामने एक वॉल है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक ना। तो आपका एक बार साउंड जो है जाएगा, उसको डिस्टेंस हम लोग डी मान लेंगे कि आपका वॉल और मेरे बीच का डिस्टेंस डी है, और जितना डिस्टेंस कवर किया जाने में उतना डिस्टेंस कवर करेगा आने में, तो इसलिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने 2d लिखा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड। और यहाँ पे v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, और t क्या है, टाइम टेकन बाय साउंड वेव, ठीक है। ये हो गया, ये आपका इको का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और आप इसको याद करना, कैसे याद करोगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस 2d लेंगे, क्योंकि इको वाले में 2d लेते हैं, समझ में आ गया। और v आपका स्पीड ऑफ साउंड है और t आपका टाइम है। उसके बाद देखिए, if the distance is less than 17 मीटर the reflected sound get mixed with original sound। अगर 17 मीटर से कम डिस्टेंस होगा, कम से कम 70 मीटर होना चाहिए, मैंने आपको बताया है। अगर 17 मीटर से कम डिस्टेंस होगा तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है, वो ओरिजिनल साउंड के साथ मिक्स हो जाएगा। तो उस केस में आपको प्रॉपर इको सुनाई नहीं देगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक टर्म मैंने लिखा है रिवर्बरेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिवर्बरेशन होता क्या है। देखिए इसमें बोला, इफ देयर आर रिपीटेड रिफ्लेक्शंस एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस द साउंड गेट्स प्रोलॉन्ग, दिस इफेक्ट इज नोन एज रिवर्बरेशन।
और इसे हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं हाई टूम जैसे कि ताजमहल, सिकंदरा वगैरह। इसमें ये बोला है कि अगर आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस पे कई बार रिफ्लेक्शंस हो रहा है ना, और उस केस में साउंड काफी लंबे टाइम तक आपको बना हुआ है, ठीक ना, ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं रिवर्बरेशन। तभी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि किसी पहाड़ी क्षेत्र पे जाकर के वहां पे हम लोग चिल्लाते हैं तो आपको वो साउंड काफी लंबे टाइम तक सुनाई देता है, एक ही आवाज जो है बार बार सुनाई देता है, ठीक ना। ओके, तो उस इफेक्ट का नाम है रिवर्बरेशन, ये याद रखिएगा। ओके, और इसे ताजमहल, सिकंदरा वगैरह जैसे हाई टूम पे हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपका एक पॉइंट देखिए, the minimum distance is different in different medium depending upon the speed of sound in that medium। यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होगा, ठीक ना। एयर में अलग, वाटर में अलग, सॉलिड में आपका अलग होता है, वो सब डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड इस मीडियम में कितना है। जैसे दो एग्जांपल हमने लिया, जैसे एयर का देखिए, एयर में स्पीड ऑफ साउंड आपने पढ़ा कि 330 मीटर पर सेकंड होता है, आप 330 मीटर पर सेकंड में लेके चल सकते हो, और वाटर में साउंड का स्पीड 1400 मीटर पर सेकंड होता है। तो देखिए टाइम आपको 0.1 सेकंड ही लेना है इको सुनने के लिए, यहाँ भी टाइम आपको 0.1 सेकंड ही लेना है। तो आपने फॉर्मुला यूज किया 2d इक्वल v इंटू टी, यहाँ भी 2d इक्वल v इंटू टी। तो v आपको स्पीड ऑफ साउंड था जो कि 340 मीटर मैंने पर सेकंड लिया है, आप 330 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये डेसिमल जब हटेगा ना तो इस जीरो को ये खत्म कर देगा, और 2 से 34 जाएगा 17 टाइम्स, यानी आ जाएगा 17 मीटर। अच्छा, अब अगर आप 330 लेंगे तो उस केस में आएगा 16.5 मीटर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर के आसपास ही है। उसके बाद वाटर की बात करें तो यहाँ पर स्पीड आपने लिया है साउंड का कितना, 1400 टाइम 0.1 सेकेंड, एक डेसिमल से एक जीरो चला जाएगा, 2 से 140 जाएगा 70 टाइम्स, यानी कितना आ जाएगा 70 मीटर। यानी कि अगर आपको वाटर में इको सुनना है तो कम से कम 70 मीटर का डिस्टेंस आपका होना चाहिए। उसी तरह से अगर आपका कोई सॉलिड का एग्जांपल दिया है, उसमें आपको साउंड का स्पीड दे दे सॉलिड बॉडी में कितना, जैसे आयरन की बात करते हैं तो 5100 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। उस डेटा को आप डालना, टाइम 0.1 सेकंड रखना, और आप निकालना, डिस्टेंस आपका कुछ न कुछ आएगा। समझ में आ गया अच्छे से? तो आपका इस पर भी एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी हो सकता है जो कि आपका इस तरह का पूछा जा सकता है, ठीक ना। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने इको के बारे में सीखा। इको इको सुनने के लिए कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन आप डिस्टेंस याद रखिएगा, कम से कम 17 मीटर का होना चाहिए, यही फर्स्ट पॉइंट है। बाकी तो आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है, आपको एग्जाम में लिखने के लिए तो ये पहला कंडीशन ये लिखिएगा, और बाकी दो कंडीशन मैं आपको और बताता हूँ, तब तक इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन देख लिया था कि जो मिनिमम डिस्टेंस है आपका ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर के बीच का वो 70 मीटर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन देखिए, द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर मस्ट बी लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। यानी कि जो भी रिफ्लेक्टर है जहां से साउंड टकरा के आ रहा है, उस रिफ्लेक्टर का साइज हमेशा साउंड वेव की वेवलेंथ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो आपका कंडीशन देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सच दैट the reflected sound reaching the ear in is sufficiently loud to be audible। यानी कि जो साउंड का इंटेंसिटी है जो हमारे कानों तक पहुंच रहा है वो इतना होना चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से सुन सके। आपका कहने का मतलब ये है, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी हम बोलते हैं वो इको तभी आपको सुनाई देगा जब आप उसका एक सफिशियंट इंटेंसिटी होगा, ठीक ना। आप मन मन बुदबुदाओगे या कानाफूसी करोगे, धीरे धीरे बोलोगे, तो उससे इको प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये एक सफिशियंट साउंड है ना, इसका इंटेंसिटी सफिशियंट है, जिससे क्या होगा, अब इसका इको प्रोड्यूस हो सकता है। तो समझ गए? तो तीनों कंडीशन मैंने बता दिया। मिनिमम डिस्टेंस 70 मीटर होना चाहिए, कीवर्ड याद रखिएगा। आपका रिफ्लेक्टर का साइज जो है वो ज्यादा होना चाहिए साउंड वेव से, और जो साउंड वेव का जो इंटेंसिटी है वो भी आपका इतना होना चाहिए ताकि आप सही से सुन सको, ठीक है। उसके बाद द इको मेथड कैन बी यूज टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। यानी इको मेथड हम यूज करते हैं साउंड के मतलब स्पीड के साउंड के स्पीड को निकालने के लिए, किसमें, एयर में, है ना। एयर में साउंड का स्पीड कितना है ये पता करने के लिए हम लोग इको मेथड यूज करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यूज करेंगे यूजेस ऑफ इको में, ठीक ना। तो पहले हम समझ लेते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में हमने पढ़ा है कि इसका फ्रीक्वेंसी रेंज आपका अबव 20 किलो हर्ट्ज होता है। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं वो आपके ऑडिबल साउंड से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, ठीक ना। और इसमें आपकी तीन प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे तीन प्रॉपर्टी की। दे कैन ट्रेवल अनडेविएटेड थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस, बिना डेविएट हुए
ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है दे कैन बी कन्फाइंड टू नैरो बीम, छोटे से छोटी जगह में, पतले से पतले जगह में ये जाके एंटर कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। और थर्ड, दे आर नॉट इजीली एब्जॉर्ब्ड इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम से आसानी से एब्जॉर्ब्ड नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ इको की। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 3 यूजेस देखने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे बैट्स कैसे उसको यूज करता है इको को, डॉल्फिन कैसे यूज करता है, फिशरमैन कैसे यूज करता है, ये सीखेंगे। फिर सोनार में आपका कैसे यूज होता है, रडार में कैसे यूज होता है, और हमारे मेडिकल फील्ड में कैसे यूज होता है इको का, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बैट्स के बारे में। आपने बैट्स का नाम सुना है चमगादड़, ठीक ना, जो कि रात में उड़ता है, ये एक निशाचर में आता है, ठीक है। तो बैट्स के बारे में कहा जाता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, कि रात में आपने सुना होगा चमगादड़ जो आवाज निकालता है, मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा डरावनी आवाज निकालने के चमगादड़ का आवाज निकाला जाता है, क्योंकि उसका आवाज बहुत ज्यादा होता है। तो जरा सुनते समझते हैं कि क्या है इसमें। बैट्स फ्लाई विथ स्पीड मच लोअर देन द स्पीड ऑफ साउंड, यानी बैट्स जो उड़ता है ना, उसका स्पीड कम होता है, यानी बैट्स जिस स्पीड से उड़ता है वो स्पीड कम है, किससे, साउंड की स्पीड से कम होता है। The sounds produced by the flying bats get reflected back from an obstacle in front of it. अब हुआ क्या, इसने बैट्स ने क्या किया, साउंड को प्रोड्यूस किया, और ये जो साउंड है अल्ट्रासोनिक वेव होता है, ठीक ना। अच्छा, जो क्या करता है, किसी ऑब्स्टेकल से टकरा करके आता है, जो उसके सामने जो भी ऑब्स्टेकल्स होता है, ठीक ना। बाय हियरिंग द इको, bats come to know even in the dark location of the obstacle, so they turn away from their path and fly safely without colliding it. अब जैसे उसने अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस किया, तो उसके सामने जो भी ऑब्स्टेकल होगा, उस ऑब्स्टेकल से टकरा के उसके कान में आएगा, यानी इको को उसने सुना, और इको को सुनने के बाद क्या होगा, वो आपका डार्क में भी, अंधेरे में भी, बिना किसी ऑब्स्टेकल से टकराए वो सेफली उड़ जाता है अपने पाथ को कवर करते हुए, ठीक ना। ओके, तो फिर से मैं बता देता हूँ बैट्स के बारे में क्या बताया गया, कि बैट्स जो है ना, वो किस स्पीड से उड़ता है, वो उसका स्पीड आपका हमेशा साउंड की स्पीड से कम होगा। उसके बाद आपका जो बैट्स होते हैं, जब ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। अच्छा, ये किसी ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद जो है उसको इको सुनाई देता है, और इको सुनने के बाद वो डार्क में भी, अंधेरे में भी, बिना ऑब्स्टेकल से टकराए जो है वो सेफली जो है वो आपका आराम से उड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद डॉल्फिन्स की बात करें, डॉल्फिन्स के बारे में आपने सुना होगा। डॉल्फिन्स ये क्या करता है, डिटेक्ट देयर एनिमी एंड ऑब्स्टेकल बाय इमिटिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड हियरिंग द एयर इको, यानी ये भी क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है ना, और अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है किस लिए, ताकि अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को और अपने ऑब्स्टेकल को ये आराम से डिटेक्ट कर सके, क्योंकि मान लीजिए कोई भी एनिमी होगा उसके सामने, या आपका कोई ऑब्स्टेकल होगा, तो उससे वो टकराएगा, और टकराने के बाद इको सुनाई देगा, उसके कान में आएगा, और वो समझ जाएगा कि ये मेरा आने वाला जो है कोई दुश्मन है, या सामने कोई ऑब्स्टेकल है, समझ रहे हैं ना। ओके, तो दे यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर देयर हंटिंग देयर प्रे, और अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी ये यूज करता है, क्या, अपना जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉलर मैन की, जिसको हम लोग मछुआरा, फिशरमैन मछुआरा बोलते हैं। तो इसकी बात करें तो ये भी देखिए अल्ट्रासोनिक पल्स को क्या करता है, सोर्स से, कोई ना कोई सोर्स है उससे सी में इसको भेजता है, ठीक ना, और उसके बाद पल्स को रिसीव करता है ना, जो भी आपका मछली वगैरह का सोल होगा वहां पे वो टकराएगा, टकराने के बाद उसके डिटेक्टर में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले मैंने बैट्स का बात किया, कि बैट्स जो है ना, इसका स्पीड आपके साउंड की स्पीड से कम होता है। तो जो बैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक ना, और वो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करता है, किसी ऑब्स्टेकल, जो उसके सामने ऑब्स्टेकल उससे रिफ्लेक्ट होकर के आता है, तो जब उसको इको को सुनता है ना, तो इको सुनने के बाद वो बिना टकराए, किसी भी ऑब्स्टेकल से बिना टकराए वो आराम से उड़ जाता है, वो चाहे वो अंधेरा हो चाहे आपका अंधेरा नहीं हो, ठीक ना। फिर डॉल्फिन्स के बारे में, डॉल्फिन्स भी अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है अपने इनेमी को और अपने ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक ना, और इको को सुन करके वो पता कर लेता है कि सामने कौन है, ठीक है। और इसके अलावा वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। और जो फिशरमैन या ट्रॉलर मैन होते हैं, ये भी क्या करता है, सोर्स ऑफ साउंड से, मतलब क्या किया उसने, एक पल्स भेजा अल्ट्रासोनिक वेव का, जो कि सी में जाएगा या रिवर में जाएगा, और वहां पर अगर आपके ढेर सारे मछलियों का गट्ठी होगा, यहाँ इकट्ठा होगा ढेर सारा, वहाँ मछलियों का बड़ा सा घर होगा, वहां पे वो टकराएगा, कुछ न कुछ होगा, जहाँ पे मछली रहता है उसी को सोल बोल रहे हैं, तो वहां से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसके डिटेक्टर में आके पता चल जाएगा कि यहाँ पे मछली है, तो आराम से वहां पे क्या करेगा, वो जाला बिछाएगा, और जाला बिछा के मछली को पकड़ सकता है। तो मछुआरे भी जो हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव को यूज में लेते हैं।
ठीक है ना, जो आपके मतलब कहने का मतलब उन मछुआरे की बात कर रहे हैं जो आपके लार्ज अमाउंट में मछली वगैरह को पकड़ता है, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अ, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया, इको के तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। उसके बाद आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स के क्या खासियत है, क्या प्रॉपर्टीज वो बता दिया, और इको का यूज मैंने बताया कि डॉल्फिन्स आपके बैट्स और फिशरमैन कैसे यूज करता है, ठीक ना। अब हम बात करेंगे कि इको का यूज सोनार में, रडार में और मेडिकल फील्ड में कैसे होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड यूज देख लेते हैं। हम लोगों ने इसके पहले देखा कि आपका बैट्स, डॉल्फिन्स और फिशरमैन कैसे इको मेथड को यूज करता है, ठीक ना। उसी तरह से हम बात करेंगे सोनार में और रडार में कि आपका दोनों में डिफरेंसेस क्या है, साथ ही साथ सोनार में कैसे इको यूज होता है और रडार में कैसे यूज होता है, और फिर मेडिकल फील्ड में कैसे यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यूजेस खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सोनार की। तो आपसे एग्जाम में सोनार का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। रडार का भी लगे हाथ कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखिए आर ए यानी रेडियो आपका डिटेक्शन के लिए डी हो गया, डी फॉर डिटेक्शन, और ए एंड के लिए, और आपका रेंजिंग, ठीक ना। ये आपका सबसे पहले दोनों का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सोनार किस प्रिंसिपल पे काम करता है और रडार किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए जरा समझिएगा ध्यान से। The principle of a sonar in which ultrasonic waves are sent in sea water in all directions from the sea. इसका मतलब क्या हुआ, सोनार किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हम क्या करते हैं इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स को सी वाटर में भेजते हैं, शिप से ऑल डायरेक्शन में, है ना। ओके, जहां जहां आप भेज सकते हैं, ठीक ना। ऊपर की नहीं बात नहीं हो रही है, सी वाटर के अंदर ही भेजेंगे ना, तो ऑल डायरेक्शन, नीचे में पानी के अंदर कहीं भी आपका जाएगा वो आपका ऑल डायरेक्शन ही कहलाएगा, ठीक है। तो होगा क्या फिर, these waves are received after reflection from an obstacle such as enemy, submarine, iceberg और sunken ship। इसका मतलब क्या, अब ये जो वेव्स है, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो आपने नीचे भेजा सी वाटर में, ऑल डायरेक्शन में गया, अब नीचे में जो भी ऑब्स्टेकल होगा, जैसे कि किसी दुश्मन का हमारा पनडुब्बी हो गया जिसको एनिमी सबमरीन बोल रहे हैं, ठीक है, या कोई आइसबर्ग हो गया, या फिर आपका जो है क्या बोल सकते हैं, ये संकिन शिप, कोई पानी का जहाज डूबा हुआ है ना, उसके बारे में पता करना है, तो उससे वो टकराएगा, और टकराने के बाद क्या होगा, हमें रिसीव होगा रिसीवर पर, ठीक ना। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल समझा कि सोनार किस प्रिंसिपल पे काम करता है। हमने सी वाटर के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा, और नीचे में जो भी ऑब्स्टेकल्स होगा, वो ऑब्स्टेकल्स आपका, उस ऑब्स्टेकल से वो टकराएगा अल्ट्रासोनिक वेव्स, और टकराने के बाद रिटर्न बैक होगा, है ना, और हमें आपका रिसीवर पे रिसीव हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि नीचे में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल है, तो वो फिर वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारे मैंने फिगर बनाया है, ये आपका सी वाटर है, और यहाँ पर मैंने एक सिप बनाया है। यहाँ पर दो चीजें हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर है, ठीक है। ट्रांसमीटर रिसीवर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेट करके बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों एक ही पॉइंट पे होता है, समझ गए ना, ठीक ना। ओके, तो यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल है, तो यहाँ से ट्रांसमीटर ने क्या किया, एक सिग्नल भेजा अल्ट्रासोनिक वेव्स का, जो कि जाएगा नीचे, ऑल डायरेक्शन में जा रहा है, और जाने के बाद अगर कोई भी ऑब्स्टेकल होगा, जैसे कि संकन शिप, कोई पानी का जहाज डूबा हुआ है, या कोई दुश्मन का सबमरीन है, या फिर आपका जो है आइसबर्ग वगैरह कुछ भी है, तो उसे वो टकराएगा, टकराने के बाद इसको सिग्नल मिलेगा, है ना, रिसीव होगा, तो उसे पता चल जाएगा। और डिस्टेंस आपने पता ही है कि कितना डिस्टेंस आपका है, वो मेजर हो जाएगा। और स्पीड ऑफ जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होता है आपका किस में, सी वाटर में, वो आपका भी पता है 1400 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। इसे आप निकाल सकते हो, और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इको डेप्थ साउंडिंग बोलते हैं। तो इको डेप्थ साउंडिंग आपका सोनार में यूज होगा, ठीक है। उसके बाद हम रडार की बात करते हैं। तो रडार किस प्रिंसिपल पे काम करता है, देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ रडार इन विच अ सिग्नल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स is sent in a space which after reflection from the object like enemy's aeroplane in its path returns to the radar itself। इसका मतलब यही है, रडार किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसमें हम लोग एक सिग्नल भेजते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जैसे कि रेडियो वेव्स हो गया या फिर माइक्रोवेव्स हो गया, उसको हमने इस बार कहाँ भेजा, स्पेस में भेजा। सोनार में हम लोग कहाँ भेजते हैं, सी वाटर में भेज रहे हैं, रडार में कहाँ भेजेंगे, स्पेस में भेजेंगे। स्पेस में भेजेंगे, तो स्पेस में अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्स्टेकल, जैसे कि आपका एनिमी का एरोप्लेन वगैरह हो सकता है या मिसाइल वगैरह हो सकता है, तो उसको टकराएगा, और टकराने के बाद उसको सिग्नल मिलेगा, किसको, रडार को खुद से उसको सिग्नल मिलता है, ठीक ना। सोनार रडार दोनों में ट्रांसमीटर रिसीवर जो होते हैं एक दूसरे काफी क्लोजर होते हैं, दूर दूर नहीं होते। आपको अच्छे समझाने के लिए यहाँ पर दूर दूर बनाया गया, यहाँ टी मतलब ट्रांसमीटर, आर मतलब रिसीवर होता है, ठीक है।
अब मेडिकल फील्ड में क्या यूज है इको मेथड का, जरा देखिए। अल्ट्रासोनोग्राफी नाम सुना होगा आपने, अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स ही हम लोग यूज करते हैं। किस लिए? ताकि जो भी अंदर के ऑर्गेन्स हैं, जैसे कि आपका किडनी है, लीवर है, गॉल ब्लैडर, यूट्रियस है, बूम वगैरह, ठीक ना, इन सब का हम इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चल जाता है कि आपका जो है अंदर का ऑर्गन कैसा है। और इको कार्डियोग्राफी क्या होता है? कार्डियोग्राफी रिलेटेड टू कार्डिक, यानी कि हार्ट से रिलेटेड है। तो इकोकार्डियोग्राफी ये यूज करते हैं हम लोग ह्यूमन हार्ट के इमेज को ऑब्टेन करने के लिए। ये याद रखिएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी मेनली ह्यूमन हार्ट के इमेज को ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं, और अल्ट्रासोनोग्राफी जो है मेनली हम लोग जो है इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि आपका किडनी हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, यूट्रियस, बूम, इन सब के इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका मैंने यूजेस भी बता दिया, इको अच्छे समझा दिया, इको के पॉइंट बता दिए, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स था इको का, जैसे कि डेफिनेशन हो गया, कौन कौन से कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशन अच्छे से बता दिया, ठीक ना। और इको जो है कहाँ यूज होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन सबको बता दिया। सोनार में क्या यूज है, रडार में क्या यूज है, बैट्स कैसे यूज करता है, डॉल्फिन कैसे यूज करता है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। और मेडिकल फील्ड में इको का क्या यूज है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग टाइप वाइज न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको टोटल 6 न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, जो कि टाइप वाइज है। तो देखिए फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल किस तरह का आ सकता है, जो कि आपका v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो समझते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट साउंड इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यानी ये आपको पहले से पता है, ऑडिबल साउंड दिया हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज दिया हुआ है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, अगर आपका साउंड का स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है, तो आप बताइए कि वेवलेंथ क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि आपका 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो कितना वेवलेंथ है, 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो कितना वेवलेंथ है, आपको दो वेवलेंथ बताना है, क्योंकि दो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। कैसे समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक पॉइंट, आपने पढ़ा है v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, और यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ से f बराबर निकालूं तो क्या लिखेगा, v बाई लेमडा, ठीक ना। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेवलेंथ के साथ कैसा होता है, इनवर्सली का होता है, ठीक है। ओके, तो चलिए ध्यान से समझते हैं। अगर हमको यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या निकालने वाले हैं, देखिए। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी मिनिमम निकालना है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम निकालना है, तो वेवलेंथ क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम, ठीक है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, v बाई आपका वेवलेंथ क्या, मैक्सिमम निकलेगा यहाँ से, ठीक ना। तो जरा ध्यान से देखिए, आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 20 हर्ट्ज, तो मैंने कितना ले लिया, 20 ले लिया। v आपको दिया हुआ 330, मैंने ले लिया 330। और लैम्डा मैक्सिमम आपको क्या करना है, निकालना है। आप चाहे तो जीरो से जीरो काटिए, ये इसको काटिएगा तो ये कटेगा 16.5 टाइम्स। सो देयरफॉर आपका जो लैम्डा मैक्सिमम हो गया, यानी जो वेवलेंथ हो गया मैक्सिमम, वो कितना हो गया, 16.5 मीटर। आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी कम है तो आपका वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम आया है, 16.5 मीटर आया है। जरा अब इसकी बात करते हैं। देखिए, जब हमारा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो उस केस में आपका जो है वो आपका वेवलेंथ क्या लेंगे, मिनिमम लेंगे। आप कंफ्यूज मत, कोई नया फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर। मिनिमम मैक्सिमम बस आपको डेटा को दे के बताया गया, फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए मिनिमम यूज किया। आपका उसी तरह से एक मिनिमम वेवलेंथ होगा, एक मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। उसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम इसलिए एफ मैक्स लिखा है, कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला तो यही था, v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। तो एफ इक्वल टू हमने क्या लिखा, v बाई लैम्डा, वही चीज हम यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिखने वाले, जो कि 20,000 हर्ज है, और 20 के हर्ज लिखेगा, किलो हर्ज लिखेगा, तो मतलब 20,000 की बात कर रहा है। और फ्रीक्वेंसी मतलब वेलोसिटी आपका 330 ही लेंगे, और मिनिमम वेवलेंथ आपका यहाँ पे निकलेगा। तो फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, ठीक ना। देखिए, एक जीरो से एक जीरो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप दो से काटिएगा तो 1,000 में जाएगा ये, और इसको दो से काटिएगा तो ये जाएगा आपका 16.5 टाइम्स जाएगा, गया ना, 16.5 टाइम्स गया। तो जब आप यहाँ से निकाल रहे हैं मिनिमम वेवलेंथ, तो आपका ये कितना आ रहा है, 16.5 डिवाइडेड बाई 1000 होगा। आप देखो, मैं लिख देता हूँ, 1000 आ गया ना। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 16.5 इंटू 10 पे पावर माइनस का 3 मीटर,
और 10 पे पावर -3 को क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया 16.5 मिलीमीटर, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी कम था 20 हर्ट्ज, तो वेवलेंथ था 16.5 मीटर। अच्छा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है 20,000, तो वेवलेंथ आ रहा है 16.5 मिलीमीटर। समझ रहे हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपका पूछा जा सकता है इस तरह का। चलिए ये न्यूमेरिकल भी बहुत ही मजेदार है, तो चलिए इसको समझते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ बोला है अ साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ लेक टेक्स 4.5 सेकंड टू रीच अ बोटमैन। यानी कहने का मतलब जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है लेक सरफेस पर, है ना, वो आपका बोटमैन तक पहुंचने में 4.5 सेकंड लग रहा है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच अ डाइवर इनसाइड वाटर एट अ सेम डिस्टेंस इफ स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 4.5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब बोल रहा है कि अगर कोई डाइवर जो पानी के अंदर है ना, उस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा अगर डिस्टेंस हमारा सेम है। ठीक ना, ओके। और आपका साउंड का स्पीड जो वाटर में है वो आपको बोला कि एयर में जो साउंड का स्पीड उससे 4.5 टाइम्स ज्यादा है। देखिए समझना है इसमें अच्छे से क्या निकालना और क्या दिया हुआ है। साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ लेक टेक्स 4.5 सेकंड टू रीच अ बोटमैन। यानी कोई बोटमैन है, ठीक ना, और लेक सरफेस मतलब बोटमैन जहां पर है वहां से लेक सरफेस थोड़ा सा दूर है और वहां पे कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो आपका उस केस में जो साउंड बोटमैन तक पहुंचा वो टाइम लगा आपका 4.5 सेकंड। मतलब कि आपका एयर में कितना टाइम लगा वो है आपका 4.5 सेकंड, ये दिया हुआ है। ठीक ना, और अब आपसे पूछ रहा है कि कोई डाइवर है, जो कोई गोताखोर है जो पानी के अंदर है, और वो गोताखोर उतने ही डिस्टेंस पे है जितना डिस्टेंस पे आपका बोटमैन था सरफेस ऑफ वाटर से। ठीक है, तो उस केस में अगर स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर दिया है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से 4.5 टाइम्स है, तो अब बताइए कि डाइवर तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये दिया हुआ है आपको कितना, 330 मीटर पर सेकेंड दिया होगा, नहीं दिया है, अच्छा कोई बात नहीं। हमको ये दिया हुआ ना स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर जो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से 4.5 टाइम्स है। तो ये वी डब्ल्यू मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज इक्वल टू 4.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये हो गया, इसको हम लोग यूज कर लेंगे, इसको बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको यूज करेंगे। ठीक ना, अच्छा टाइम जो आपका वाटर में कितना लगेगा ये हमको निकालना है। ठीक ना, अच्छा और उसके बाद देखिए आपका जो टाइम एयर में लगा वो दिया हुआ आपका 4.5 सेकेंड। टाइम कितना, 4.5 सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बारी है आपको आ, और कुछ दिया हुआ है। देखिए 4.5 सेकेंड आपका टाइम इन एयर है। अच्छा उसके बाद आपका 4.5 टाइम्स, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस यूज करेंगे। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो मैं स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर और टाइम इन वाटर वो ले लिया, इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, और सेम डिस्टेंस तो सेम है ना, कांस्टेंट बोला है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इनटू टाइम टेकन बाय साउंड इन एयर, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब इक्वेटिंग 2 एंड 3 कर दीजिए, इक्वेटिंग 2 एंड 3 दोनों की इक्वेट कीजिए, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है बोला, अभी देखिए एट सेम डिस्टेंस बोला है ना, इसलिए दोनों में डी सेम होगा। तो हम दोनों की इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, वी डब्ल्यू इंटू टी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ए इंटू टी ए। ठीक है, अब बताइए जो वी डब्ल्यू है वो कितना आपका 4.5 इंटू वी ए है, और टी डब्ल्यू आपको निकालना है, और वी ए कितना हो गया, वी ए आपको वी ए रहने दो, और टी आपको कितना दिया वो 4.5, और यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन 1 को यूज किया वी डब्ल्यू की जगह। अब बताइए वी ए से वी ए चला गया, 4.5 से 4.5 चला गया, तो बताइए कितना आ गया, टी डब्ल्यू 1 सेकेंड आ गया। ये आपको निकालना था कि डाइवर तक साउंड को पहुंचने में केवल 1 सेकंड लगेगा, बोटमैन तक पहुंचने में साउंड को लग रहा है 4.5 सेकंड, डाइवर तक पहुंचने में 1 सेकंड लग रहा है। अब बताइए क्या कारण हो गया, स्पीड और टाइम का रिलेशनशिप इनवर्सली का होता है। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर क्या था, मैक्सिमम था, इस वजह से टाइम कम लगा, और एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या था, कम था, तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इस कॉन्सेप्ट को भी आप इस तरह से समझ सकते हैं।
तो ये आपके मैंने दो टाइप के न्यूमेरिकल बता दिया है, हालांकि एक जैसा ही है बट ये थोड़ा सा क्वेश्चन में वेराइटीज अलग था इसलिए मैंने इसको यूज किया है। चलिए इन दोनों को नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए टाइप नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया जो कि आपका v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा पर बेस्ड था। सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल आपका जो था वो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम पर बेस्ड था जो कि कॉन्सेप्चुअल था। थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल्स देखिए आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको समझाया है कि कैसे एम्पलीट्यूड को पकड़ते हैं, वेव्स कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितना है, वेवलेंथ कितना होगा, सब कुछ हम लोग को आइडिया हो चुका है। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे उसको समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको दो वेव ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा द डायग्राम बिलो शोज नंबर ए, ये आपका फर्स्ट वाला है, ठीक ना। यहाँ पर मैं आपको ए लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं बी लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन लगे हाथ लिख देता हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट वाई डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, यहाँ पर जो टी है टाइम को बता रहा है। और सेकंड ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप टाइम यानी टाइम पीरियड निकाल सकते हो और यहाँ पे आपको डिस्टेंस यानी कि वेवलेंथ आप निकाल सकते हो। तो ये आपको दिया हुआ है वेव्स, जिसमें वेव्स वेलोसिटी दिया हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, और आपको हर केस में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को निकालना है, ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों केस में आपका फर्स्ट वाला ग्राफ में और सेकंड वाला ग्राफ में कैसे निकालेंगे। देखिए दोनों केस में आपका जो वेव वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा और आपसे वेवलेंथ पूछा, दोनों पूछा है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट वाले ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है, तो आप टाइम निकाल सकते हो। जरा देखिए टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, यानी कि टी हमको कैसे निकलेगा, एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए यहाँ से वेव शुरू हुआ है और वेव खत्म कहाँ पर, वहां पर पकड़िए आप। तो वेव यहाँ से शुरू हुआ और खत्म हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब टाइम लगा 0.10 सेकंड। अगर ये 0.05 यहाँ रहता तो ये होता, अगर ये यहाँ होता तो ये होता। तो जहां से वेव शुरू हो रहा है और फिर वेव कहाँ पे खत्म हो रहा है, वहां से पता चलता है कि कितना टाइम लगने वाला है। तो टाइम लगा है 0.10 सेकंड लगा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपके पास हो गया, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो आपने पढ़ा ना फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है, तो 1/t मतलब t की जगह डालेंगे 0.10, तो ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 1 0 से 0 गया, 10 हर्ज आपका आ गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 10 हर्ज आ गया। अब उसके बाद आपने पढ़ा है v इक्वल टू होता है f इंटू लैम्डा, एफ इंटू लैम्डा। अब लैम्डा निकालना है यानी वेवलेंथ निकालना है, तो v आप क्या कितना लिखिएगा, 20 लिखिएगा, और एफ आपने कितना निकाला, 10 हर्ज निकाला। लैम्डा निकालना है, 0 से 0 गया, यानी कितना आ गया वेवलेंथ, वेवलेंथ आपका आ गया 2 मीटर, 2 मीटर आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ही आसानी से निकल गया। ग्राफ से हमने क्या निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया, उससे फ्रीक्वेंसी निकाल लिया और फॉर्मूले से हमने वेवलेंथ निकाल लिया। इस वाले ग्राफ में आइए, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी आपका जो वेव वेलोसिटी है वो हमारा 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ग्राफ है, यानी कि यहाँ पर वेवलेंथ आपको दे दिया डायरेक्ट, वेव कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू खत्म यहाँ पे हो रहा है, यानी कि 2 मीटर का डिस्टेंस लिया है, 2 मीटर निकल गया, 2 मीटर निकल गया। अब हम v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि लैम्डा तो हमारा डायरेक्ट निकल गया ना, यानी एक तो आंसर आपका डायरेक्ट मिल गया, ग्राफ से मिल गया। अब हम फ्रीक्वेंसी निकालना है तो v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा यूज करेंगे। तो अब देखिए v बराबर 20 डालिएगा, f आपको निकालना है और लैम्डा आपने 2 डाला, तो 2 से 20 जाएगा 10 बार में, तो फ्रीक्वेंसी आपका कितना आ गया, 10 हर्ज आ गया, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 10 हर्ज आ गया। बहुत आसानी से निकल गया ना। तो आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में, आप इसको इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। A radar is able to detect a reflected waves from an enemy's aeroplane after a time period of 0.02 millisecond if the velocity of the wave is 3 into 10 to 8 meter per second. Calculate the distance of the aeroplane from the radar. ये देखिए आपको इको मेथड मैंने बताया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें बस आपको समझना ये है क्या क्या गिवन और क्या निकालना है। यहाँ पर बोला है कि रडार जो है उसको यूज कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए जो एनिमी के एरोप्लेन से आ रहा है। टाइम लग रहा है 0.02 मिली सेकेंड, यानी कि आपको टाइम दे दिया है 0.02 मिली सेकेंड। तो मिली सेकेंड का मतलब हो गया 0.02 इंटू मिली का मतलब 10 पे पावर -3 सेकेंड हो गया, ठीक है ना। इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन जो स्पीड ऑफ वेव है वो आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, एयर में है, ठीक है। और डिस्टेंस आपको बताना एरोप्लेन का, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना इको मेथड, जिसमें आपने फॉर्मूला देखा था 2d इज इक्वल टू वी इंटू टी, यानी डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, सिंपली याद रखिएगा। यहाँ से हमको डिस्टेंस एक्चुअली निकालना है ना। तो देखिए आप यहाँ पे 2 इंटू डी रहने दो, v कितना दिया आपको 3 इंटू 10 to the power 8,
और टी कितना दिया, टी जो दिया आपको दिया 0.02 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो v हो गया 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड और टाइम हो गया 0.02 इंटू 10⁻³ देखिए यूनिट को कभी भी कैलकुलेशन के बीच में मत लाइए, आप लास्ट मिनट लिख दीजिए जब आपका फाइनल आंसर आ जाए। तो बीच में आप कैलकुलेशन के दौरान लाओगे तो वहां से आपका गड़बड़ हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा काटने में। इसलिए कभी भी यूनिट को बीच में नहीं लाना है, यूनिट को हमेशा लास्ट में लिखना है जब आपका फाइनल आंसर आ जाए। तो जरा देखिए, अब यहाँ से हम लोग डी निकालने वाले हैं, तो क्या लिखेंगे 3 × 10⁸। अभी देखिए ये डेसिमल हटेगा तो 2 आपका मतलब 100 नीचे आएगा और 100 का मतलब 10⁻² और ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ और इंटू 10⁻², यानी 0.02 को हमने लिखा 2 × 10⁻² लिख सकते हैं। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 चला गया। अब ये देख लीजिए, देखिए ये आपको कितना हो जाएगा 3 × 10⁻8 है, ये 10⁻−5 हो जाएगा। तो 10⁻8 से 10⁻−5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻3 बचेगा। तो इसका मतलब कितना हो गया 3000 मीटर हो गया। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना लिखेंगे 3 किलोमीटर लिखेंगे। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था ये। तो आपको समझना है, यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड तो है लेकिन फॉर्मूला आप तभी लगा पाओगे ना जब क्वेश्चन को समझोगे कि क्या गिवन है क्या निकालना है, तभी सही से फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग दो न्यूमेरिकल और देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग दो न्यूमेरिकल और देखते हैं जो कि आपके इको मेथड पर ही बेस्ड है। ठीक ना, 2D = v × t पर बेस्ड है। जरा देखिए ध्यान से। अ बॉय स्टैंड 60 मीटर इन फ्रंट ऑफ टॉल वॉल एंड क्लैप्स। एक लड़का जो है एक लंबा सा दीवार है उसके सामने खड़ा हो जाता है और 60 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है और वहां पे ताली बजाता है। द बॉय कंटेन्स टू क्लैप द बॉय कंटिन्यूज टू क्लैप एवरी टाइम एन इको इज हर्ड। जैसे उसको इको सुनाई देता फिर से वो ताली बजाता। तो इस तरह से जब जब उसको इको सुनाई देता तब तब वो इको सुनाई देने के बाद क्लैप करता। तो आगे बोला अनदर बॉय फाइंड्स दैट द टाइम टेकन बिटवीन द फर्स्ट एंड 51st क्लैप इज 18 सेकेंड। एक दूसरा लड़का भी वहां पे खड़ा है जो क्या कर रहा है ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक ना, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट क्लैप और 51st क्लैप इसके बीच का जो टोटल टाइम इंटरवल था वो 18 सेकेंड था। यानी फर्स्ट क्लैप में कितना टाइम लगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर निकालना ये है स्पीड ऑफ साउंड निकालना है। ठीक ना, तो चलिए बनाते हैं इसको। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम वॉल, डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम वॉल। अगर मैं इसको स्मॉल डी से डिनोट करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कि 60 मीटर आपको है। ठीक है, उसके बाद टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड 51st क्लैप के बीच का टाइम इंटरवल दिया हुआ है 18 सेकेंड। तो अब आप क्या निकालिएगा टाइम इंटरवल इन ईच क्लैप। वो कैसे निकलेगा, टोटल आपको 18 हो गया और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, टोटल कितने क्लैप हो गए 50 क्लैप हो गए ना। तो 50 18 बाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको काट सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद हम आते हैं इको मेथड। बाय इको मेथड यूज करते हैं। तो इको मेथड में हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना 2D = होता है v × t। 2D = v × t। तो यहाँ पर हमको ध्यान से देखिए 2 के 2 और d कितना लिखा 60 लिखा और v जो है आपको आई थिंक निकालना है और t जो है वो आपको कितना हो गया 18/50 हो गया। ठीक है, अब आप चाहो तो काट सकते हो। जैसे में देखो 18 जो है 2 से जाएगा 9 टाइम्स और 50 जो है 2 से जाएगा 25 टाइम्स। उसके बाद आपका ये 60 जो है 20 टाइम्स जाएगा 3 के टेबल में और ये जाएगा 3 टाइम्स। ठीक ना, अब और पॉसिबल नहीं है। तब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप क्या निकालिएगा 25 इंटू 50 इंटू 20,000 हो जाएगा, यानी v बराबर हो जाएगा आपका 1000 और बाई 3। सो देयरफॉर जब आप सॉल्व कीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये लगभग लगभग 333.33 के आसपास आएगा। अब आप इसको अप्रॉक्स कर दीजिएगा तो 333 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आपका हो गया। ठीक ना, तो ये आप बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स में से एक है। आपको मतलब
लॉजिकल चीजें दिया हुआ है, ठीक ना। तो फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर एक लड़का वॉल के वॉल के सामने खड़ा है और 60 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा, वहां पे ताली बजाता है। अब लड़का जो है वो क्लैप बार बार करता है, कब करता है उसके बारे में कंडीशन दिया कि जब वो इको सुनता है, जब इको सुना क्लैप किया, इको सुना क्लैप किया। तो इस तरह से दूसरा लड़का क्या ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट क्लैप और 51st क्लैप के बीच में जो टाइम लगा उसको 18 सेकंड लगा। तो स्पीड ऑफ साउंड बताइए। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम वॉल डी मान लिया जो कि 60 मीटर। टाइम इंटरवल जो है फर्स्ट क्लैप और 51st क्लैप में कितना है, वो 18 सेकंड है। तो एक क्लैप में कितना टाइम लगा वो हमने निकाला 18/50। फिर हमने इको मेथड यूज किया जिसमें 2d इक्वल v इंटू टी है, फॉर्मूला यूज किया, सारा डेटा पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। यहाँ पर डेसिमल में आएगा 333.33। अब आपके मन में क्वेश्चन है सर डेसिमल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखना है। यहाँ पर मैंने अप्रॉक्स लिखा है, भले ही आप 333.33 लिखोगे तो भी सही कहा जाएगा, उसको गलत नहीं कहा जाएगा। फिजिक्स में डेसिमल में आंसर आता है, ठीक है। तो आप अगर डेसिमल लिखते हो तो गलत नहीं है। तो ये आपका निकल गया ना। चलिए ये न्यूमेरिकल आखिरी न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल में से एक है। देखिए ये न्यूमेरिकल जब एग्जाम आएगा तो 4 नंबर से कम नहीं आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू वर्टिकल क्लिप्स एंड 64 मीटर अवे फ्रॉम द नियरेस्ट। देखिए मैं एक चीज बोल दूं, ये टाइप वाइज न्यूमेरिकल्स हैं, एकदम डिट्टो यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेटा चेंज किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, टाइप वाइज न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा तो 4 नंबर का आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि दो वर्टिकल क्लिप के बीच एक आदमी खड़ा है और जो सबसे नजदीक का क्लिफ है उससे एक आदमी जो है 640 मीटर अबे है, ठीक ना। और फिर वहां से साउंड को प्रोड्यूस करता है। आगे बोला ही हियर्स द फर्स्ट इको आफ्टर 4 सेकंड एंड द सेकंड इको 3 सेकंड लेटर। तो उसने जो पहला इको सुना वो 4 सेकंड के बाद सुनाई दिया उसको, और दूसरा इको 3 सेकंड के बाद, यानी फर्स्ट इको सुनने के 3 सेकंड के बाद सुनाई दिया, यानी सेकंड इको कब सुना, 7 सेकंड के बाद सुना। तो आपको स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर निकालना और डिस्टेंस बिटवीन क्लिप्स निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक फिगर बनाएंगे ताकि हमको समझ में अच्छे से आ जाए। ये हमने मान लिया कि फर्स्ट क्लिफ हो गया, इसको मैंने क्लिफ 1 बोल दिया, और यहाँ पे हमने बना दिया सेकंड क्लिफ, ठीक है। ये हमारा क्लिफ नंबर 2 हो गया। इसके बीच का डिस्टेंस को हमने अज्यूम किया है क्या, डी। क्या अज्यूम किया है, डी, ठीक है। अब इसके बीच में कहीं पर्सन खड़ा है, कहीं भी हो सकता है ना, तो आपको यहाँ पर वो पर्सन खड़ा है और ये बोला कि मान लिया मैंने इस क्लिप को नजदीक का मान लिया, इसको दूर का मान लिया, आप इसको भी नजदीक बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसके बीच का डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ D1। क्या मान लेता हूँ, D1। ये मैंने D1 मान लिया, और इसके बीच के डिस्टेंस को मैंने मान लिया D2। D2 मान लिया। तो आपको एक कंडीशन दिया था कि नियरेस्ट क्लिप से 640 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है, यानी D1 दे दिया डायरेक्ट आपको 340 मीटर। तो यहाँ पर जो है मान लिया कि एक जो साउंड उसको सुनाई दिया वो कितना में सुनाई दिया था, वो आपको सुनाई दिया था 4 सेकंड के बाद, ठीक है। और इस वाले में कितने देर में सुनाई दिया, यहाँ पे निकालिएगा तो 3 सेकंड, 4 सेकंड पहला वाला इको के लिए, दूसरा 3 सेकंड के बाद, यानी कि 7 सेकंड, 7 सेकंड के बाद सुनाई दिया इसको, ठीक ना। ये पूरा मैंने क्वेश्चन का जितना भी कॉन्सेप्ट था, डेटा था, वो सारा कुछ इसमें मेंशन कर दिया है। अब हम बात करते हैं, पहला हमको निकालना है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको डिस्टेंस भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या लिखिएगा, 2D1 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लिखिएगा। तो यहाँ से आप लिखिएगा 2 इंटू D1 कितना हो गया 640, और v आपको निकल जाएगा, और t आपको दिया हुआ है 4 सेकंड। तो आप डायरेक्ट इसको काट दीजिएगा तो 160 बार में कट जाएगा। तो v आपको कितना आ जाएगा, 16×2 = 32, यानी कि 320 मीटर पर सेकेंड। पहला का आंसर आ गया, ये आपको पहला का आंसर आ गया ए का, बहुत ही आसानी से निकल गया। अब दूसरा वाला निकालते हैं। देखिए दूसरा वाला कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मैं यूज करता हूँ 2D2 बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हमको D2 निकल जाएगा, D2 निकल जाएगा क्योंकि स्पीड हमको दिया हुआ है जो कि हमने जस्ट निकाला 320, और टाइम लेंगे 7 सेकेंड, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, D2 निकल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये जाएगा डायरेक्टली 160 टाइम्स 16 7 जा होता है 112 और एक जीरो, यानी 1120 मीटर आ गया। अब आपको करना क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना लगा तो वो निकालना है, यानी कि d बराबर निकालना है D1 प्लस का D2, है ना। तो देखिए D1 कितना है, पहले से 640 है, और D2 अब ये जस्ट निकाला 1120, दोनों को जोड़ दीजिए, जीरो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और 1 1 हो जाएगा, 1760 मीटर आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट का आंसर आ गया इतना, यानी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हो गया 320 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस बिटवीन क्लिप आपका जो है, देयरफॉर आप चाहो तो लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन क्लिप्स कितना हो जाएगा 1760 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से निकल गया। फिर से एक बार देख लीजिए, दो क्लिप के बीच में एक पर्सन खड़ा है और वो नियरेस्ट क्लिप से जो है वो आपका 640 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा और वहां पे आके साउंड प्रोड्यूस करता है। तो पहला इको उसको सुनाई दिया 4 सेकंड के बाद, और दूसरा इको सुनाई देगा उसको कितने सेकंड के बाद, उसके पहले इको से 3 सेकंड के बाद सुनाई देगा, यानी कि 7 सेकंड के बाद सुनाई देगा। तो फर्स्ट वाले केस में स्पीड निकालना था, हमने 2D इक्वल टू वी इंटू टी वाला कॉन्सेप्ट यूज किया और हमारा स्पीड आ गया 320 मीटर पर सेकंड। सेकंड वाले केस में भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से D2 निकालेंगे, लेकिन इस बार हमको स्पीड नहीं पूछा, हमको यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो क्लिप के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, तो d इक्वल टू डी वन प्लस डी टू, दोनों को ऐड किया, सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 1760 मीटर, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो गए। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में साउंड हमने शुरू किया और उसमें आपका जो फर्स्ट लेक्चर था, इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो भी बेसिक बातें था साउंड से रिलेटेड वो सारा कुछ क्लियर किया। ठीक है ना। आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि जरूरी थे, है ना, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, आपके ट्रांसवर्स वेव में डिफरेंस, लाइट वेव, साउंड वेव में डिफरेंसेस क्या है, ये सब कुछ क्लियर किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेकंड इसका जो पार्ट देखा वो था इको, बहुत इंपॉर्टेंट था। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखा, इको का डेफिनेशन, कंडीशंस देखा, इको कहाँ यूज होता है उसके बारे में समझा। और उसके बाद थर्ड इसका पार्ट जो है वो मैंने समझा, इसको 3 पार्ट में हमने समझा है। तो उसका थर्ड पार्ट में हमने न्यूमेरिकल्स देखा, जो कि टाइप वाइज न्यूमेरिकल्स मैंने बताया है। एक आपको v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा पर बेस्ड है, एक आपका डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम पर बेस्ड है, और आपका कुछ ग्राफिकल वाले क्वेश्चन भी हैं। और आपका एक आखिरी क्वेश्चन में जो बताया वो टाइप वाइज था, वो आपका इको मेथड पे बेस्ड था, जो 2D इक्वल v इंटू टी था। तो आपका ये इको मेथड पे बेस्ड न्यूमेरिकल से 100% आएगा ही आएगा। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, और ग्राफ वाले क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग नोट्स बना के तैयारी कर रहे हैं। अगर नोट्स बना के तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनवरी फरवरी में आपके पास जो है टाइम बचेगा, उसमें आप रिवीजन ही कीजिएगा, साथ ही साथ एग्जाम टाइम में भी आप रिवीजन ही कीजिएगा। तो आप बुक से ज़्यादा आपका नोट्स ही काम आएगा, तो नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब हम लोग जो हैं आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।